हमारा जो संविधान है वो भी एक कानून है जो कि हमारे देश का कानून है। और मोटा मोटी उसमें बातें ये हैं कि वो सबसे ऊंचा कानून है हमारे देश का, और सबसे ऊंचा कानून है। और बाकी के जो छोटे छोटे कानून आते हैं जो और तरह की बातों पे बनते हैं, चाहे वो खाने पीने से संबंधित हो, खाने में मिलावट हो, या बैंक से जुड़े हुए कानून हो, या किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हमारे देश में कानून हो, वो सब उसके अंडर आते हैं, वो सब उससे ही डिराइव होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकल के आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे होते हैं, वो उसी से गवर्न होते हैं। तो मैं आज आप लोगों से ये बातचीत करूँगी कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे विचारक हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग हुए हैं जिन्होंने कानून के बारे में अपनी अपनी धारणाएं क्रिएट की हैं और उनको लोगों तक पहुंचाया है। और इसी तरह से कुछ लोगों के बारे में आपको बताऊंगी और उन लोगों की बातों से मैं हमारे संविधान को जोड़ूंगी। और फाइनली मैं आपको ये बताऊंगी कि हर कानून का जो बेसिक मकसद होता है, मौलिक मकसद, वो एक सा होता है कि सब लोगों को कुछ खास अधिकार दिए जाएं जिससे कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। और हर संविधान का मकसद ये होता है कि वो किसी भी देश का सबसे ऊंचा कानून हो, जो सबके लिए एक बराबर हो, जो सबको गाइड कर सके, जो सबके अधिकारों और सबके कर्तव्यों का एक गाइडलाइन पैदा कर सके, एक सबके अधिकारों और कर्तव्यों का लेखा जोखा रख सके, जो एक सामान्य सी बात करे सबके लिए। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि एक विचारक थे, उनका नाम था ऑस्टिन। वो ये कहते थे कि जो कानून है वो एक राजा ने जो कह दिया है वो ही कानून है। एक राजा की बात जो है वो ही कानून है और लोगों को उसकी बात का पालन करना ही है। इसी तरह से एक विचारक थे सैवनी। सैवनी कहते थे कि कानून का एक ही मकसद है और वो है कर्तव्यों को पूरा करना। अधिकारों की कोई लेना देना ही नहीं है कानून से। कानून का मतलब है सिर्फ जीवन भर अपने कर्तव्यों को पूरा करना। और वो ये कहते थे कि कानून जो है वो इसके लिए होता है कि हम सारे इंसान लोग एक साथ एकजुट होकर काम करें, एकजुट होकर रहें और बिल्कुल एक दूसरे के साथ सॉलिड रहें। तो वो सोशल सॉलिडारिटी की बात करते थे कि समाज में एकता हो, एकीकरण हो जाए समाज का। समाज हमेशा हर काम में, अपने हर प्रयास में एक हो, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई अधिकारों की बातचीत नहीं, कोई टसल नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, सिर्फ क्योंकि हम सबको सिर्फ अपने कर्तव्य याद रहेंगे। जैसे घोड़ा होता है, घोड़े के बारे में एक बार किसी ने मुझे बताया था, तब से मुझे याद है कि उसकी जब घोड़ा दौड़ता है तो उसकी आँखों के आगे कुछ लगा रहता है सजीला सा, मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मेरी इग्नोरेंस पे आपको हंसी आएगी, लेकिन मैं उसी का उदाहरण दे रही हूँ आपको कि जैसे घोड़ा एकदम फोकस में दौड़ता है, उसको ना इधर दिखाई देता है ना उधर, जान करके उसकी वो चीज़ लगाई जाती है। उसी तरह से सैवनी कहते थे कि अधिकारों के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। अधिकारों के बारे में सोचना बेईमानी है और एक तरह से मतलब बेकार है और गलत है। सिर्फ कर्तव्यों के बारे में सोचना चाहिए। तो ऑस्टिन कहते थे कि मेरा वचन ही है शासन, जैसे बाहुबली कहता था, जो मैं कहूँ वही शासन है, वही सबको मानना है। तो लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरेन, वो ये कहते थे ऑस्टिन कहते थे कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरेन। सैवनी कहते थे कि द पर्पज़ ऑफ लॉ इज़ ओनली टू फुलफिल ड्यूटीज़। The aim of law is only to tell humans that they are only having duties. They do not have to talk about rights. ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मैंने फिर रिपीट किया है, मेरी बहुत बुरी आदत है। अब इसी तरह से बहुत सारे विचारक रहे हैं, बहुत सारे थिंकर्स रहे हैं, जिन्होंने ये कहा है कि किसी ने कहा है कि कानून जो है वो भगवान की बात है। कानून जो प्राकृतिक कानून है वही कानून है,
जो कुदरत का कानून है वो कानून है। कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा रीज़न है, जो हमारा विवेक है, वो ही कानून है। हर इंसान अपने विवेक से जो बातें महसूस करता है कि ये सही हैं, गलत हैं, नमस्ते अंकल, सही हैं, गलत हैं, वो कानून है। तो कानून को कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने हमारे रीज़न से जोड़ा है, इसलिए क्योंकि इंसान के बारे में भी ये माना जाता है कि इंसान आखिर आत्मा ही है, और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा जो है वो विवेक का एम्बॉडीमेंट है, उनमें विवेक है, प्यार है, शालीनता है। उसी तरह से इंसान में भी विवेक है, पर वो जागृत नहीं करता अपने विवेक को, और वो दुनिया की बहुत सारी गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना विवेक खो देता है। इसलिए उसको अपना विवेक याद रखने के लिए भगवान से अपने को कनेक्ट करना पड़ता है। और इसी तरह से एक विचारक हैं, वो ये कहते हैं कि लॉ जो है वो है जो समाज के साथ साथ चलती चली आ रही है। जैसा समाज पहले था उसके हिसाब से लॉ जो थी वो पहले थी, पर आज समाज जैसा है लॉ उसके हिसाब से वैसा है। लॉ जो है वो समाज के साथ साथ बनती है, समाज के साथ साथ वो पैदा होगी, वो ग्रो करेगी, और समाज के साथ साथ ही वो ख़त्म भी हो जाएगी। जैसे बहुत सारी सभ्यताएं आई हैं, बहुत सारी सिविलाइजेशंस आई हैं हमारे यहाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यन और सब तरह की जो आई हैं, उनके साथ साथ उनका अपना कानून भी चलता चला आया है, जो कि उनके अपने कस्टम्स पे, अपने खुद के पर्सनल नियमों पे बेस्ड है। उनके जो सोच, उनके रीति रिवाज, उनके अपनी कुछ प्राथमिकताएं, भगवान से जुड़ी हुई उनकी अपनी मान्यताएं, इनके हिसाब से उनके कानून बने, जो कि उनकी अपनी कम्युनिटी का, अपनी क्लैन का, अपनी एक ट्राइब का हिस्सा थे, उनकी अपनी जात का हिस्सा थे। धीरे धीरे जब वो सिविलाइजेशंस जाती गई दुनिया से, तो लॉ भी उसी हिसाब से ख़त्म होती गई, और फिर लॉ ने वैसे वैसे जन्म लिया जैसी जैसी सोसाइटी पैदा हुई। तो कुछ लोग कहते हैं कि लॉ जो है वो सोसाइटी के हिसाब से पैदा होती है, और सोसाइटी के साथ ही ग्रो करके फिर वो सोसाइटी के साथ ही भस्म हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी थिंकिंग है। ये जो सब्जेक्ट है, जो विषय है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, इसको कहते हैं विधि शास्त्र, जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे विचारकों ने कानून के बारे में अपनी अपनी जो उनकी स्टडी है, उनकी जो समझ है, उसको उनने हम लोगों से साझा किया है। और बड़ा ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, क्योंकि मतलब मेरे लिए है, क्योंकि मुझे ऐसे सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं जो कहीं ना कहीं फ़िलॉसफी को टच करें। तो ये तो मेरी ओपिनियन है, पर सबकी अपनी अपनी सोच और पसंद होती है। जो लॉज़ कोडिफाइड नहीं होते, जो एक कोड के फॉर्म में नहीं होते, जो नियमों में बंधे हुए नहीं होते, जिनके कोई ख़ास प्रावधान या सेक्शन, धाराएं और अनुच्छेद वगैरह नहीं होते, आमतौर पे वो कानून मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे इंटरनेशनल लॉ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून, जो कि देश विदेश सब पे लागू होता है। और जैसे विधि शास्त्र है, और एक और कानून है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, यानी कि ऐसा कानून जो ऐसे गलत कामों के ख़िलाफ़ काम करता है जो बहुत मतलब जो अपराध की कैटेगरी में तो नहीं आते, क्राइम तो नहीं कहलाते, पर वो थोड़े से निजी होते हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि वो पूरी सोसाइटी को तो ख़तरा नहीं पहुंचाते, पर वो दो लोगों के आपस के बीच में कोई अगर विवाद हुआ है तो उसमें वो काम आते हैं कानून, जिनको हम टॉर्ट कहते हैं। हिंदी में उसको जो कहते हैं वो मैं भूल रही हूँ। हिंदी में टॉर्ट को अपकृत्य करके मुझे कुछ याद आ रहा है, अपकृत्य की विधि। जो हिंदी में जो लोग पढ़ रहे होंगे लॉ को, वो लोग सोचेंगे मेरे ऊपर थोड़ा सा उनको आएगा, थोड़ा हंसी आएगी, लेकिन फिर भी अपकृत्यों की विधि कहते हैं शायद उसको। अपकृत्य मतलब कि गलत कृत्य, गलत कार्य, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। मैं भी पढ़ती थी, जब LLM में पढ़ती थी, मेरे साथ हिंदी में पढ़ने वाले लोग भी थे, और मुझे बड़ा मज़ा आता था। कुछ कुछ चीज़ें मैं ध्यान से सुन लेती थी, पर कुछ कुछ चीज़ें मैं नहीं भी सुन पाती थी ध्यान से, तो मेरे अंदर कमियां भी थी, मैं उन सबको ठीक कर रही हूँ।
और तो ये अपकृत्यों की विधि जो होती है वो थोड़ी सी प्राइवेट होती है, निजी होती है, क्योंकि वो दो लोगों के या किसी एक ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल के साथ अगर कुछ गलत काम किया है किसी ने, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, वो उस मामले में लागू होती है कि जैसे अगर हमने कहीं ऐसी जगह पे गड्ढा खोद दिया, जो कि ऐसी सड़क पे गड्ढा खोद दिया जहाँ से आम तौर पे खूब ट्रैफिक निकलता है, तो हमने उसके रास्ते में रुकावट पैदा की, तो वो हो जाएगा न्यूसेंस, यानी कि एक हमने परेशानी पैदा की और पब्लिक न्यूसेंस में आ जाएगी, क्योंकि हमने लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि पब्लिक हैं, हमने पब्लिक को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो वो न्यूसेंस ऐसा है जो पब्लिक न्यूसेंस हो गया, क्योंकि हमने लार्जर पब्लिक को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। अब यही न्यूसेंस थोड़ा सा प्राइवेट न्यूसेंस हो जाएगा, होगा तो पब्लिक न्यूसेंस भी टॉर्ट में ही, क्योंकि भले ही चाहे हमने लार्जर पब्लिक को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया गड्ढा खोद के, लेकिन वो पब्लिक भी जो है एक ख़ास जगह की है। जैसे कोई भी एरिया है, जैसे यहाँ पे लखनऊ में लोगों ने हज़रतगंज का नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर है, और जो फिल्में भी बनती हैं उसमें हज़रतगंज की शूटिंग होती है कई बार। तो जैसे मान लीजिए हज़रतगंज में हमने कहीं गड्ढा खोद दिया, बहुत ट्रैफिक आता है वहाँ पे, काफ़ी ख़रीद फ़रोख्त होती है, बहुत बिज़ी मार्केट रहता है, और गड्ढा खोद दिया तो वहाँ पे लोगों का काफ़ी ज़्यादा लोग रुक गए, मतलब निकल ही नहीं पा रहे थे वहाँ से, उनको आना जाना था, ऑफिस का काम था, वापस आना था, कुछ ना कुछ, तो लार्जर पब्लिक को हमने रोक दिया। पर क्योंकि एक ही एरिया है, हज़रतगंज का है, तो वो थोड़ा सा टॉर्ट की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि वो थोड़ा निजी हो गया, ठीक है। ऐसी और प्राइवेट न्यूसेंस जो होता है वो, जैसे मान लीजिए हम एक लोकेलिटी में रह रहे हैं, अब एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में रह रहे हैं, वहाँ अगर हम ज़ोर ज़ोर से गाने बजा रहे हैं अपने घर में, तो मान लीजिए बड़े बूढ़े लोग रहते हैं जो थोड़े से बीमार हैं, जिनको थोड़ा सा, जिनके टाइमिंग्स और उनकी आम ज़िंदगी थोड़ी सी पर्टिकुलर टाइप की है, जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है उनके जो अपने पर्सनल नियम हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते जाते हैं, कि इस टाइम पे सोना है, सीधा इसी टाइम पे उठना है, इसी टाइम पे खाना है, लोगों से इसी टाइम पे मिलना है, और वो चिड़चिड़ाते हैं कई बार अगर उनकी बातों को ना माना जाए तो अगर हम जोर से गाने बजा रहे हैं और बड़े बूढ़े लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो हम प्राइवेट न्यूसेंस कर रहे हैं। मतलब न्यूसेंस तो है, परेशानी तो खड़ी कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोगों के लिए खड़ी कर रहे हैं, पर फिर भी वो थोड़ा निजी है, क्योंकि एक ख़ास कॉलोनी हो गई, एक ख़ास दायरा हो गया हमारा, सीमित हो गया, जिसको हम परेशान कर रहे हैं। तो ये हुआ पब्लिक न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस, ये अपकृत्यों की विधि में आ गया, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोगों को बताते चल रही हूँ, थोड़ा नर्वस भी हो रही हूँ, जाने कैसा बोल रही होंगी। उम्मीद है कि ठीक ही होगा और आप लोग मुझे पास कर देंगे, ताकि मैं आगे और इम्प्रूव करूँ और थोड़ा सा ढंग से बात करूँ, थोड़ा सहज तरीके से बात करूँ। आई एम सॉरी अगर मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे के वीडियोज़ में इम्प्रूव करूँगी। तो मैंने आपको विचारकों के बारे में बताया, और भी विचारक हैं जो बहुत सारी बात करते हैं, जैसे कि एक केल्सन हैं तो बहुत सारे विचारक, पर मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी, क्योंकि फाइनली मैं रिलेट करके जोड़ के बताऊंगी कि एक कानून का बेसिक मकसद क्या होता है। कुल मिला के किसी भी कानून का एक ख़ास मकसद की बात करें तो क्या होता है। तो एक विचारक ऐसे भी थे जो कहते थे कि एक सबसे ऊंचा कानून होना चाहिए, जो सारे कानूनों के ऊपर होना चाहिए, और बाकी सारे छोटे छोटे कानून को उसमें से निकलना चाहिए। यानी कि जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि वो सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा विधान होता है, सबसे बड़ा कानून होता है किसी भी देश का। तो उसी तरह की वो बात करते थे कि एक ऐसा कानून ज़रूर होना चाहिए जो सबसे ऊंचा हो, ताकि बाकी जो छोटे छोटे कानून हैं, जो बच्चे हैं, वो उससे निकल सकें। क्योंकि अगर उन छोटे कानूनों के ऊपर एक छतरी नहीं होगी, तो होगा ये कि हम कल को ये कैसे कह पाएंगे कि इस कानून ने अपनी जो वैलिडिटी है वो कहाँ से डिराइव की।
हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये जो कानून है, अगर मान लीजिए आगे चल के लोगों में लड़ाई हुई कि अरे ये कैसा कानून है, ये कैसी बात कर रहा है, हम नहीं मानते इसको, तो हम किस बल पे ये कहेंगे कि ये कानून सही है? किस बल पे हम कहेंगे? जैसे हमारी सोसाइटी में कुछ नियम होते हैं, भले ही चाहे हम लोगों को थोड़े गलत लगें, ना जाने आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि नहीं, पर जैसे कुछ बातें होती हैं जो बड़ी लॉपसाइडेड लगती हैं, पर अगर वो ना हो तो सोचिए क्या होगा। जैसे पेरेंट्स के लिए बहुत सारा लीवरेज हम प्रोवाइड करते हैं और बच्चों को उतना लीवरेज हम नहीं देते हैं। पेरेंट्स के लिए ये होता है कि वो जो कह देंगे, चाहे उनने कड़वे ढंग से भी कह दिया, लेकिन उनका इंटेंशन अच्छा है। और जब बच्चे कुछ कड़वा बोलते हैं तो ये कहा जाता है कि शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। अब ये है कि नहीं लॉपसाइडेड? ये है ना। पर अगर मान लीजिए ये ना हो तो क्या हो? अगर ये ना हो तो कल को ये हमारे लिए परेशानी बनेगी, क्योंकि जब हम अपना मनमाना तरीका अपनाएंगे तो हर कोई अपनाएगा, और हर कोई अपनाएगा तो किसी के पास किसी को भी समझाने के लिए, शांत करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई बात ही नहीं होगी। क्योंकि मैं अगर कहूँगी कि नहीं मेरी बात सुनो, दूसरा भी कहेगा मेरी बात सुनो। अब अगर एक ऊंचा इंसान नहीं होगा, एक खलनायक नहीं होगा तो एक खलनायक ऐसे कह रही हूँ हंसाने के लिए, लेकिन अगर एक सबसे उच्चतम इंसान नहीं होगा जिसकी बात सब लोग माने, तो शांति नहीं हो पाएगी। हर आदमी एक दूसरे को काटेगा और शांति नहीं होगी, डिस्कॉर्ड रहेगा, कभी भी झगड़ा सॉल्व नहीं होगा, और मतलब बहुत तनाव रहेगा माहौल में। तो तनाव को दूर करने के लिए बड़े लोगों का, सुपीरियर लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह केल्सन जी जो थे, उनका नाम था केल्सन, जो विचारक थे, वो ये कहते थे कि एक ग्रैंड नॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, यानी सबसे ऊंचा कानून, और बाकी छोटे छोटे कानून उसके नीचे होने चाहिए, ताकि कल को जब कोई परेशानी हो, कोई विवाद हो, तो हम जो छोटे छोटे लॉ हैं उनको इस तर्ज पे प्रोटेक्शन दे सकें कि जो सबसे ऊंचा कानून है वो ये कहता है। कल को अगर हमें किसी लॉ को गलत भी ठहराना हो ना कि हाँ ये गलत है, तो एक सबसे ऊंचा कानून होना चाहिए, एक दादाजी होने चाहिए जिनकी बात सारे बच्चे माने, जिनके बल पे हमें कह सकें कि दादाजी ये बात कहते हैं तो ये बात सही है, और दादाजी ये बात कहते हैं तो ये बात गलत है। ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ, अंत अपना एंड कर रही हूँ कि जितने भी विचारक हैं उन सब ने अपने कानून के, अपने हिसाब से कानून की जो परिभाषा है वो ज़रूर दी है, पर सब कुल मिला के एक ही बात कहते हैं कि जो कानून है वो लोगों की रक्षा के लिए है। भले ही चाहे कोई ये कहता हो कि कानून वो है जो दादाजी ने कह दिया, जो राजा जी ने कह दिया, लेकिन फाइनली तो कानून का मकसद बच्चों की रक्षा करने का है। और इसी तरह से हमारे संविधान का और जितने भी दुनिया भर में देश हैं उन सब संविधानों का एक कॉमन पर्पज़ यही है कि जो छोटे छोटे लॉज हैं हर कंट्री में, जो अलग अलग कामों के बारे में प्रोवाइड करने के लिए हैं, छोटे छोटे लॉज जो अलग अलग बातों को गवर्न करते हैं, अलग अलग पर्पसेस को कवर करते हैं, उन छोटे छोटे कानूनों को या तो स्ट्राइक डाउन करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा कानून होना चाहिए। और कानून का मकसद है सब लोगों को प्रोटेक्शन देना, सब लोगों के अधिकार और सब लोगों के कर्तव्यों का चयन करना, मतलब ले डाउन करना। कुछ शब्द अगर मैं गलत यूज़ कर रही हूँ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी स्पीकर नहीं हूँ, पर मेरा एम ये है कि हिंदी का भी मुझे एफिकेसी आती हो, ताकि मैं लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ। और कभी भी मैं